दोस्तों आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है ही इज रनिंग। इस सेंटेंस में जो वर्ड रनिंग है वो एक मेन वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है ही लाइक्स रनिंग। इस सेंटेंस में जो वर्ड रनिंग है वो एक मेन वर्ब नहीं है बल्कि इसे हम जेरंड कहते हैं। और तीसरा सेंटेंस है आई सॉ अ रनिंग मैन। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड रनिंग है वो ना तो एक मेन वर्ब है और ना ही एक जेरंड है बल्कि इसे हम पार्टिसिपल कहेंगे और पार्टिसिपल में भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ऐसा क्यों है कि वर्ब का एक ही फॉर्म कभी मेन वर्ब कहला रहा है तो कभी जेरंड कहला रहा है तो कभी इसे हम पार्टिसिपल कह रहे हैं। दोस्तों एक्चुअल में ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनके 3 काइंड्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स। और आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को बहुत ही गहराई से डिस्कस करने वाला हूँ। तो जेरंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को एकदम ध्यान से शुरू से एकदम अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। दोस्तों फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और इनके बीच क्या अंतर है ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है और अगर नहीं देखा है, देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज कर लेता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वैसा वर्ब जिनके फॉर्म पर सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 3 सेंटेंसेज हैं। पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। दूसरा सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलना चाहता है। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट आई को ही में बदल दिया तो हमारा एक वर्ब वांट भी अपने फॉर्म को चेंज करके वांट्स में बदल गया है, लेकिन दूसरा वाला वर्ब टू प्ले वैसा का वैसा ही है। अब तीसरे सेंटेंस पे गौर कीजिए, ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल। उसने फुटबॉल खेलना चाहा। इस सेंटेंस में हमने टेंस को चेंज कर दिया है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल दिया है तो हमारा वर्ब वांट्स अब वांटेड में बदल गया है, लेकिन दूसरा वाला वर्ब टू प्ले अभी भी चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए ये जो वर्ब वांट है जो अपने फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज कर ले रहा है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और ये जो वर्ब टू प्ले है जो अपने फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज ईटिंग, दे आर ईटिंग, दे वर ईटिंग। इन सेंटेंसेस में इज, आर, वर ये वर्ब बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और ये फाइनाइट वर्ब्स हैं क्योंकि इनका फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ईटिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स। और इनको हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं क्योंकि ये दिखते तो वर्ब जैसे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं। लाइक ये कभी नाउन का काम करते हैं तो कभी एडजेक्टिव का, तो कभी ये एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं। ये बातें आपको आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आएंगी। आइए सबसे पहले हम इन्फिनेटिव्स को अच्छे से समझते हैं। द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब ऑफन प्रेसिडेड बाय टू। दोस्तों वर्ब के बेस फॉर्म यानी कि मूल रूप को इन्फिनेटिव कहते हैं। इसमें वर्ब के पहले ज़्यादातर टू लगा रहता है, कभी नहीं भी लगा रहता है। जब वर्ब के आगे टू लगा रहता है तो उसे हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं और जब नहीं लगा रहता तब उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। दोस्तों इन्फिनेटिव दिखता तो वर्ब जैसा है लेकिन ये किसी सेंटेंस में कभी नाउन का काम करता है तो कभी एडजेक्टिव का, तो कभी ये एडवर्ब का भी काम कर सकता है। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट किसी भी जगह पर आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहते हैं ना कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ राम एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आया है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में किसी काम को कर रहा होता है या उस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही होती है, और हमारा सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। दोस्तों अगर आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए कि जिस तरह से हम कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है उसी तरह से हम कह सकते हैं कि दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ हम दौड़ने की बात कर रहे हैं तो दौड़ना शब्द हमारा सब्जेक्ट है और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, इसलिए दौड़ना शब्द यहाँ पर एक संज्ञा
यानी कि नाउन की तरह काम कर रहा है। इसे हम इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर टू रन को हम इन्फिनेटिव कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की बेस फॉर्म को एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट की जगह पर। उसी तरह जैसे हम कहते हैं ना कि आई लाइक चॉकलेट और आई लाइक आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट पसंद है या आइसक्रीम पसंद है, यहाँ चॉकलेट या आइसक्रीम एक नाउन है। उसी तरह हम कह सकते हैं आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। यहाँ पर हमने तैरना शब्द को एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया है, इसीलिए टू स्विम को यहाँ पर हम इन्फिनेटिव कहेंगे क्योंकि हमने वर्ब की बेस फॉर्म को यहाँ पर एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। उसी तरह अगर हमें कहना हो कि कार खरीदना मेरा सपना है, माई ड्रीम इज टू परचेज अ कार, यहाँ पर टू परचेज एक इन्फिनेटिव है क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म है जिसका इस्तेमाल हमने एक नाउन के रूप में कॉम्प्लीमेंट की जगह पर किया है। दोस्तों अभी तक इन्फिनेटिव्स के जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं उनमें इन्फिनेटिव एक नाउन का काम कर रहा है। इस तरह के इन्फिनेटिव्स को हम नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके अलावे इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव की तरह या फिर एक एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि मेरे भाई ने मुझे खाने के लिए एक केक दिया, माई ब्रदर गेव मी अ केक टू ईट, यहाँ टू ईट एक इन्फिनेटिव है क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म है जिसका इस्तेमाल हमने एक एडजेक्टिव की तरह नाउन केक को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए किया है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर वर्मा केम टू टीच मी इंग्लिश, यहाँ टू टीच एक इन्फिनेटिव है क्योंकि ये यहाँ वर्ब केम को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडवर्ब का काम कर रहा है। दोस्तों कभी कभी इन्फिनेटिव्स बिना टू के भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के इन्फिनेटिव्स को हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर बीन मेक्स अस लाफ, मिस्टर बीन हम लोगों को हंसाते हैं, यहाँ लाफ एक बेयर इन्फिनेटिव है। लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो, यहाँ गो एक बेयर इन्फिनेटिव है। शी नीड नॉट स्टे हेयर, उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ स्टे एक बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये था हमारा इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम जेरंड को समझते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा कि जब हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ नाउन की तरह या एक एडजेक्टिव की तरह या फिर एक एडवर्ब की तरह करते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। उसी तरह जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ एक नाउन की तरह करते हैं तो उसे हम जेरंड कहते हैं। व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड अ जेरंड। ध्यान रहे कि जेरंड में हमेशा आईएनजी लगा होता है और इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म जेरंड तभी कहलाएगी जब ये एक नाउन का काम करे, एडजेक्टिव या एडवर्ब का नहीं। इसीलिए जेरंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। इसे भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इन सारी जगहों पर जब ये एक नाउन का काम करेगा तभी इसे हम जेरंड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कहना हो कि पढ़ाना मेरा शौक है, टीचिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ टीचिंग एक जेरंड है क्योंकि हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ एक नाउन की तरह किया है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे तैरना पसंद है, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ भी स्विमिंग एक जेरंड है क्योंकि यहाँ भी हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ एक नाउन की तरह किया है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। मेरा पसंदीदा शौक गाना है, माई फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग, यहाँ सिंगिंग एक जेरंड है और ये कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आया है। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए कि जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक वर्ब की तरह हो तब उसे हम जेरंड नहीं कहेंगे। जैसे आई एम टीचिंग या ही इज़ सिंगिंग, इन सेंटेंसेस में टीचिंग और सिंगिंग को हम जेरंड नहीं कह सकते क्योंकि ये यहाँ पर नाउन्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं बल्कि नॉर्मल वर्ब्स की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि जेरंड वाक्यों में वर्ब प्लस नाउन यानी कि वर्बल नाउन की तरह काम करता है, इसी प्रकार नाउन इन्फिनेटिव भी तो वाक्यों में वर्ब प्लस नाउन का काम करता है। इसीलिए बहुत से वाक्यों में जेरंड या नाउन इन्फिनेटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि हर वाक्य के साथ ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अधिकतर वाक्यों के साथ ऐसा किया जा सकता है। जैसे टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज को हम वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। आई लाइक प्लेइंग चेस को हम आई लाइक टू प्ले चेस भी कह सकते हैं। चलिए इन्फिनेटिव्स एंड जेरंड की बात तो हो गई, अब हम पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग
क्रमशः कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए या परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए करते हैं, या फिर अगर हम इनका यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं तब हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। जब हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए या एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए या एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तब यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसके अलावा एक और पार्टिसिपल होता है जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए या फिर एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो इस तरह के पार्टिसिपल को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज़ स्लीपिंग, इस सेंटेंस में स्लीपिंग वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया है। हमारा सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। लेकिन प्लेइंग वर्ड को आप पास्ट पार्टिसिपल कहने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी भी तरह का कंटिन्यूअस टेंस बनाए, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहेंगे। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाए या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाए, कंडीशन सिर्फ कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने की है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। यहाँ बार्किंग वर्ड कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए तो यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन ये यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में ज़रूर काम कर रहा है। ये नाउन डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। उसी तरह ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, वह चलती हुई ट्रेन से कूद गया। यहाँ रनिंग वर्ड को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि यहाँ भी हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया है, नाउन ट्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए। भले ही हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, लेकिन रनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी लगी होती है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जेरंड है और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा और समझा होगा तो आपने गौर किया होगा कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक नाउन के रूप में हुआ है तो वो जेरंड कहलाएगा, और अगर एक एडजेक्टिव के रूप में या कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में हुआ है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। यानी कि जेरंड इज इक्वल टू वर्बल नाउन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इक्वल टू वर्बल एडजेक्टिव और यूज्ड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ही लाइक्स रनिंग। इन दोनों सेंटेंसेस में रनिंग एक जेरंड है क्योंकि ये यहाँ एक नाउन का काम कर रहा है। लेकिन ही इज़ रनिंग, यहाँ रनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में यूज़ किया जा रहा है। आई सॉ अ रनिंग मैन, यहाँ भी रनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है नाउन मैन को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिसिपल की ओर, जो है पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने इसके भी बारे में कुछ देर पहले बताया था कि जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए या फिर एक एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो इस तरह के पार्टिसिपल को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लता हैज़ गॉन टू स्कूल, लता स्कूल जा चुकी है। यहाँ गॉन वर्ड पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किया है। यहाँ हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसी तरह आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। यहाँ भी फिनिश्ड वर्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फ्राइड राइस टेस्ट डिलीशियस, भुने हुए चावल स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ फ्राइड वर्ड परफेक्ट टेंस बनाने के लिए तो यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन ये यहाँ नाउन राइस को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव के रूप में ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए फ्राइड वर्ड यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल है। उसी तरह दिस इज़ अ ब्रोकन कोकोनट, यह एक टूटा हुआ नारियल है। यहाँ भी ब्रोकन वर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि यहाँ भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया है नाउन कोकोनट को डिस्क्राइब करने के लिए।
दोस्तों अभी तक के डिस्कशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो प्रोग्रेसिव या परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है तथा विभिन्न वाक्यों में एडजेक्टिव के भी रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के अलावे एक और तरह का पार्टिसिपल होता है जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसकी फॉर्म होती है हैविंग प्लस V3 यानी कि हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जब एक ही सब्जेक्ट एक काम पूरा करने के तुरंत बाद दूसरा काम करे तब पहले होने वाले काम में जो वर्ब कंप्लीटेड एक्शन को इंडिकेट करता है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कहना हो कि अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं स्कूल गया तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू स्कूल। यहाँ हैविंग कंप्लीटेड परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, फूल तोड़ने के बाद वह मंदिर में घुसी। हैविंग प्लग्ड द फ्लावर्स शी इंटर्ड द टेम्पल। यहाँ हैविंग प्लग्ड परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।